हे एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी पीवाईक्यूज के थ्रू। अब तक हमने 15 क्लासेस कर ली हैं और ये है हमारी 16वीं क्लास। तो आप चाहें तो इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का एग्जाम आता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या थीम्स हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। केरल के उच्च न्यायालय ने किस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के एक हिस्से के रूप में इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? तो ये केस है फहीमा शेरीन बनाम केरल राज्य का। 2019 का ये केस है। हुआ क्या कि कोझिकोड की एक छात्रा फहीमा, तो इनको क्या है, हॉस्टल से निकाल दिया गया। उसका रीजन था कि कॉलेज वालों ने शाम को 6 बजे से 10 बजे तक मोबाइल यूज बैन किया। मोबाइल यूज बैन कर दिया। उनका कहना था कि इससे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। और जब फहीमा ने इस चीज का विरोध किया तो उनको निकाल दिया गया। अब कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, इंटरनेट केवल आज एक सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं बल्कि इसको मौलिक अधिकार के रूप में कोर्ट ने माना है। उन्होंने कहा कि जब आप किसी का इंटरनेट ऐसे बैन कर दे रहे हैं तो आप उसकी शिक्षा तक पहुंच को सीमित कर दे रहे हैं। तो ये सब बातें कही थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कोर्ट ने कि 19(1) ए के तहत इसको एक तरह से अभिव्यक्ति का माध्यम है। इंटरनेट अभिव्यक्ति का माध्यम। तो ये चीजें इस केस से जुड़ी हुई थी। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है कि कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? तो देखिए, आर्टिकल 93 ये बात करता है कि 93 लोकसभा जितनी जल्दी हो सके वो क्या करेगी, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। ठीक है, इसमें से जो अध्यक्ष हैं उनके चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं, और जो उपाध्यक्ष हैं ये इनके चुनाव की तारीख अध्यक्ष यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ही ये तय करते हैं। ठीक है, इनसे जुड़ी एक बात और इंटरेस्टिंग थोड़ी सी पता होनी चाहिए बस, कि लोकसभा जब भंग हो जाती है तब भी अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ते हैं। वो जब तक दूसरी लोकसभा नहीं आ जाएगी, सेकंड वाली की पहली बैठक तक वो बने रहते हैं अपने पद पे। अध्यक्ष के बारे में ये क्वेश्चन भी आता रहता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ये किसे अपना इस्तीफा देते हैं। तो अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, ऐसे। और जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तब उपाध्यक्ष सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं अध्यक्ष की। ठीक है, और इनके एक क्वेश्चन और आ रखा है इसी से जुड़ा हुआ कि इनके जो वेतन भत्ते हैं, ठीक है, ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आपकी समझ के लिए उपाध्यक्ष जो है वो सबॉर्डिनेट नहीं होता है, सबॉर्डिनेट पद नहीं होता है अध्यक्ष का। ठीक है, बल्कि ये अलग से एक तरह से पूरी तरह से सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये भी समझ के लिए पता होना चाहिए। तो तीसरा सवाल है कि 1960 में किसकी अध्यक्षता में पहला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था यूएन डेवर की अध्यक्षता में 28 अप्रैल 1960 को ये बना। और ये एक तदर्थ आयोग था। तदर्थ आयोग किसके तहत बनाया गया था? 339 के तहत। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट 1961 में दी थी। अब अनुसूचित जनजाति और जाति के बारे में बात कर रहे हैं तो इनको 65वां संविधान जो संशोधन था उसके द्वारा 338 के तहत एक संवैधानिक मान्यता मिली। तब ये दोनों के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ये एक ही हुआ करता था। फिर 89वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, और 338 एक 38 के तहत NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और 338 ए के तहत NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ऐसी समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं और वो पूरे के पूरे लोकसभा से होते हैं।
देखो समितियां क्या होती हैं, इनको एक तरह से आप मिनी संसद मान लो, क्योंकि संसद की कार्यवाही में तो वो तुम्हें पता ही है क्या होता है। ठीक है, तो काम करने के लिए एक छोटी सी मिनी संसद टाइप बना दी जाती है, तो ये काम करती है। और इसमें दो तरह की होती हैं, एक तो होती है स्थाई और वो होती है तदर्थ। तदर्थ का मतलब मैंने अभी जैसे बताया कि काम किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, काम खत्म, ये भी खत्म। ये एक समय के लिए, निश्चित समय के लिए होती है। ठीक है, अब इसी तरह की एक समिति प्राक्कलन समिति है, स्थायी, और ये सबसे बड़ी भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, इसका काम ये होता है कि जो बजट है ना, उसमें जो अनुमानित व्यय है, अनुमानित व्यय, उस व्यय में एक तरह से क्या मितव्ययता रखी जा सकती है। मितव्ययता, इस शब्द का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा खर्चा जैसे दिख रहा हो, तो वहां पे किस तरह कम पैसे में काम चलाया जा सकता है, उस टाइप का काम है इसका। ठीक है, इसके अलावा और समितियां जैसे लोक लेखा समिति, इसको शॉर्ट में पीएससी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15+7, 15 प्लस मतलब 15 मतलब लोकसभा, और 7 मतलब राज्यसभा से। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे ही सार्वजनिक उपक्रम की समिति ये जो है, और इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, वही 15+7। और एक और है पुस्तकालय समिति, ये जो इसमें आपके 9 सदस्य होते हैं, और इसका है 6+3, 16 नहीं, 6+3, 6 लोकसभा से, 3 राज्यसभा से। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए जाने की अधिकतम अवधि कितनी है। तो ये सवाल मैं कई बार करा चुका हूँ। NSA 1980 का एक कानून है, ये क्या करता है, किसी व्यक्ति को डिटेन करने के मामले में राज्य या केंद्र सरकार को अधिकार देता है। इसी की धारा 3 में ये अधिकार दे रखा है। ठीक है, धारा 3। अब ये क्या होता है, ये मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो फिर खिंच जाएगा मामला। इसकी प्रमुख धाराएं या रिवाइज करा देते हैं। तो धारा 3 में किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाएगा। ठीक, और धारा 4 में, धारा 4 नहीं, धारा 5 में, हाँ, धारा 5 में, और कहाँ रखा जाए उस व्यक्ति को, किन शर्तों पे रखा जाएगा, किन शर्तों पर, ये सब चीजें उसमें दे रखी है। मतलब ये राज्य सरकार तय करेगी, सॉरी, राज्य नहीं, केंद्र सरकार भी कर सकती है। बेसिकली जो भी सरकार उस व्यक्ति को डिटेन कर रही है, वो तय करेगी ये शर्तें। धारा 8 ये कहती है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया या डिटेन किया गया, सॉरी, उसका आधार बताया जाएगा उसको। धारा 9 ये कहती है कि एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। सलाहकार बोर्ड, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, सलाहकार बोर्ड का धारा, संबंधित धारा, तो जिसमें कौन हो सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, सेवानिवृत्त, या फिर योग्यता रखेंगे, जो लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं, वो होंगे। ठीक, अब धारा 10 ये कहती है कि सरकार जब किसी व्यक्ति को, जैसे कोई ए व्यक्ति है, इसको डिटेन किया, तो इस मामले को सलाहकार बोर्ड को देगी, सलाहकार बोर्ड को। और सलाहकार बोर्ड फिर ये बताएगा कि उस व्यक्ति को रखा जाना चाहिए कि नहीं, वो वास्तव में किसी आपके राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा है या नहीं। ठीक है, तो ये काम करना होता है 21 दिन के अंदर सलाहकार बोर्ड के पास, और सलाहकार बोर्ड के पास फिर 7 सप्ताह का समय, सप्ताह, सप्ताह का समय होता है, फिर वो फैसला देते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन भी कई बार पूछ ली जाती है। एक और धारा इंपॉर्टेंट, धारा 14। धारा 14, इस निरोध को, ये निरोध करने वाली जो शक्ति है किसी व्यक्ति को, वो रद्द करने की शक्ति है। किसको रद्द कर सकता है आदेश को, सरकार जब भी चाहे, केंद्र या राज्य जो भी। धारा 15 में किसी विशेष परिस्थिति में चाहे तो सरकार अस्थायी रूप से रिहा कर सकती है, पर फिर उसमें सारी शर्तें उस केंद्र या जिस भी राज्य सरकार ने करा, वो उसकी होती हैं, और वो फिर मन चाहे जब उसको कैंसिल भी कर सकती है अस्थायी रिहा को, और फिर वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल, छठवां सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन पॉलिटी में भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे
तो ये है, देखो, पहली बार विकेंद्रीकरण तो ये तो 1861 से शुरू हुई थी कहानी, जब मुंबई और मद्रास को विधायी शक्तियां जो वापस कर दी गई, ठीक है। और पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत, ये सही। ये तो 1909 से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और पहली बार लोक सेवा की शुरुआत ये भी नहीं है। हाँ, लेकिन इससे लोक सेवा आयोग का गठन की जरूर बात की गई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ से शुरुआत नहीं हुई। देखो, द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत का मतलब ये है कि केंद्र में, एक सेकंड, हाँ, तो द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब ये है, एक तो राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। तो यहीं से वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा की नींव रखी गई थी। राज्य परिषद मतलब उच्च सदन, और केंद्रीय विधानसभा मतलब निम्न सदन। और इससे और क्या शुरू हुआ था, और ये कि प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ। प्रत्यक्ष चुनाव भी इसी से शुरू हुए। तो वैसे ये वाले क्वेश्चन पूछेगा तो हिस्ट्री में पूछेगा, वैसे ही इसमें नहीं पूछता, पर मैंने थोड़ा यहाँ इंक्लूड कर लिया इसको। 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ केंद्र सरकार द्वारा रखी जानी होती है किसके समक्ष? तो सदन के प्रत्येक सदन के समक्ष, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों के। देखो, ये एक अधिनियम है, 1990 अधिनियम, ठीक है। तो इसी में है कि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष ये रिपोर्ट रखी जाएगी। अच्छा, रिपोर्ट ही नहीं केवल, कार्रवाई ज्ञापन का मतलब ये है कि रिपोर्ट नहीं बल्कि, रिपोर्ट ही नहीं बल्कि आयोग की जो सिफारिश है, आयोग की जो सिफारिश है, उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, ठीक है, और जिन पे नहीं हुई उसका कारण क्या है, वो सारी चीजें भी बताएगी सरकार, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ये साम्यवादी नहीं उल्लेखित, बाकी सारे हैं, ठीक है। ये हैं, ये नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। 2-3 बार पढ़ लेना इसको, प्रस्तावना को, तो आइडिया लग जाता है कि क्या है क्या नहीं। प्रस्तावना में 3 शब्द रिप्लेस किए, जोड़े गए थे, सॉरी, 42nd से अमेंडमेंट हुआ था, पहली बार एक ही बार हुआ है प्रस्तावना में अमेंडमेंट, 1976। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द 3 जोड़े गए थे, अखंडता, ठीक है। अगला सवाल 9वां, संविधान सभा में किसने कहा था कि लोक मत पर आश्रित सरकार अपनी नीति निर्धारण में शायद ही निर्देशक तत्वों की अनदेखी कर सकती है? तो ऐसा कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक। अगला सवाल, भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसको अधिनियमित, ये एनजेक के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। इसको 19 अमेंडमेंट से लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2014 में हुआ, और इसको असंवैधानिक करार दे दिया कोर्ट ने, तो ये 2014 में ही आया था और नहीं है। 11वां सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? अंतरराज्य परिषद क्या होती है, क्यों होती है, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो भारत के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, 263 के तहत है। सरकारिया आयोग की कृपा है कि है, तो सरकारी आयोग अगर पूछ लिया जाए तो इसी की सिफारिश से 28 मई 1990 को। अच्छा, इसमें अध्यक्ष पीएम हो गए आपके, और सदस्य, सदस्य होते हैं सारे स्टेट्स के सीएम, और जो यूटी है वहां पे अगर सीएम है तो सीएम, वरना प्रशासक जो है, ठीक है, एलटी। और अगर कहीं पे मतलब राष्ट्रपति शासन लगा है, तब उस स्थिति में वहां के राज्यपाल आ सकते हैं, और बाकी मनोनीत सदस्य भी होते हैं। और इसका कुल मिला के काम ये है कि सेंटर को और स्टेट्स को एक साथ एक मंच पे लाना, और इनके आपस में जो क्लैश होते हैं उनको कम करना।
अगला सवाल 12वां सवाल कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के 29 कार्यात्मक मदों से संबंधित है? तो ये 243 जी है। और ये 73 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब? 1992। पंचायतों को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा। इंडिकेट मैं अभी इसलिए ही कर रहा हूँ सिर्फ क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं ज्यादातर इनको एक्सप्लेन अच्छे से कर चुका हूँ। ठीक है, तो पंचायतों को मिला संवैधानिक दर्जा, भाग 9। ठीक, और इसमें 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची इसी से संबंधित है, 243 जी से। तो उसमें क्या है? ये सारे कार्यात्मक मद हैं कि इन मामलों में पंचायत के पास शक्ति। ठीक है, अगला सवाल 13वां सवाल कहता है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह रक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के लिए ना हो। तो बहुफसली सिंचित भूमि ऐसी भूमि होती है जिसको आप सबसे लास्ट में देखेंगे कि भाई इसको लिया जाना है। वरना अगर ये अंतिम विकल्प के रूप में होती है, क्यों? क्योंकि धारा 10 ऐसा प्रावधान करती है, LARR एक्ट 2013 की। ठीक है, अगला सवाल है 14वां सवाल है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। और भारत के मुख्य सूचना, एक सेकंड, मुख्य सूचना आयुक्त, RTI एक्ट 2005 12(2) धारा, ये इसमें प्रक्रिया है। अच्छा, इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति तो करते हैं जैसे मैंने बताया, पर ये एक समिति की सिफारिश पर करते हैं। और उस समिति में कौन कौन है? प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष नेता और एक कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक। कार्यकाल, कार्यकाल हो सकता है अब 2019 के बाद, 2019 के संशोधन के बाद केंद्र सरकार तय करेगी। और वर्तमान में 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु, या तो 3 वर्ष होगा या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो जाता है। और एक चीज और है कि अपने पद पर ये दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट का इसमें प्रावधान नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किन किन परियोजनाओं या किन परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा मुआवजे के भुगतान से पहले अधिग्रहित भूमि का कब्जा लिया जा सकता है? मतलब बिना मुआवजे पूरा भुगतान किए किस जमीन को कब्जे में ले सकती है? जब भारत की रक्षा के लिए आवश्यक अधिकतम क्षेत्र से संबंधित। तो देखो, अधिकतम नहीं, यहाँ न्यूनतम क्षेत्र का सिद्धांत है। ठीक है, तो न्यूनतम तो अधिकतम वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र बिल्कुल सही है। आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र, तो इसी LARR एक्ट की 2013, इसकी जो अधिनियम की धारा है 40, वो आपात स्थितियों के बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, तो इसमें बी और सी सही उत्तर हो। जिसमें मैं ये आपात स्थितियाँ क्या होती है वो मैं बता चुका हूँ कि अगर जैसे कोई आपात स्थिति है, रक्षा का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, या फिर कोई आपात या आपदाओं से जुड़ा कोई मसला है, और उस समय अगर सरकार को कोई जमीन चाहिए होती है तो वो बिना वहां पे फिर ऐसा ये भी नहीं होना। ठीक है, फिर वो चाहिए होती है तो फिर उसमें सोशल इम्पैक्ट क्या देखना है। ठीक है, तो इस तरह का होता है। और उसमें सरकार बिना मुआवजे का पूरा भुगतान किए उस जमीन को अधिग्रहित कर लेती है, उसका उस पर कब्जा कर लेती है। और ये ऐसा घोषणा के 1 महीने के अंदर अंदर किया जा सकता है। 16वां सवाल भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक अधिकार निहित है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और देखो, भाग 1 भारत और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 सिटीजनशिप, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 BPSP, भाग 4A मौलिक कर्तव्य, भाग 5 केंद्र, भाग 6 राज्य, भाग 7 आपका निरसित। ठीक है, अगला सवाल 17वां निम्नलिखित में से किस मामले में यह माना गया था कि विधायी कार्यवाही पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक
विशेषता है और इसकी मूल संरचना का हिस्सा है। तो ये एल चंद्र कुमार मामला था। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, शायद 97 का, एक बार चेक कर लेना, वैसे 1997 का ही। तो इसमें क्या हुआ था कि देखो, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो ट्राइब्यूनल्स जोड़े गए थे और भाग 14 ए भी जुड़ा। 14 ए, दो अनुच्छेद 323 ए, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात है, और 223 बी। ठीक है, तो इसमें विशेष कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे टैक्स से रिलेटेड है या लैंड से रिलेटेड है, उस तरह के मामले। ठीक, तो अब जब कोर्ट ने, सॉरी, इसमें ये प्रावधान था कि इनके जो निर्णय होंगे वो होंगे, उनको आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो है 32 के तहत, 226 के तहत जो रिट अधिकार होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का। तो विधायी या प्रशासनिक कार्य, इनकी जो समीक्षा करने का अधिकार है कोर्ट का अधिकार, विधायी या प्रशासनिक कार्यों की जो समीक्षा करने का अधिकार है कोर्ट का, ये संविधान का मूल ढांचे का भाग है। ठीक, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, मूल ढांचे का भाग है, ऐसा एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था। ठीक है, और ये मूल ढांचे का सिद्धांत कहाँ से आया, केशवानंद भारती मामला, ये 1973, यहाँ से मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। अब आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस वर्ष में बनाया गया था। तो ये 1964 में बनाया गया था। 1962 में एक समिति आती है, संथानम। ठीक, और इसी की सिफारिश पर 1964 में ये बना। अब जब ये बना तब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से बना था। इसके लिए किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मैंने बताया भी है कि या तो दो तरह की, तीन तरह की चीजें हैं। एक तो हुई है संवैधानिक और एक होती है सांविधिक। विधिक, तो संवैधानिक वो संस्थाएं जिनका संविधान में वर्णन है। सांविधिक वो हैं जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं। तीसरी होती हैं जो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई जाती है, जैसे ये केंद्रीय सतर्कता आयोग। लेकिन फिर क्या हुआ, 1997 में एक केस होता है, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बाद ये जरूरत महसूस होने लगी कि इसको एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया जाए। तब केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, ठीक है, ये आया और इसके माध्यम से अभी ये स्टैच्यूटरी बॉडी है वर्तमान में, यानी कि सांवैधिक निकाय है। ठीक है, इसमें एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, प्लस दो सतर्कता आयोग होते हैं, आयुक्त, सतर्कता आयुक्त होते हैं, और इनकी नियुक्ति एक समिति होती है, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। और इसमें समिति में पीएम होंगे आपके, और होम मिनिस्टर होते हैं, और एक विपक्ष नेता। ठीक है, इसका काम है भ्रष्टाचार की निगरानी करना। ठीक है, और और क्या था, और तो बताइए। हाँ, ये इसके पास अपनी कुछ विंग नहीं होती है, रिसर्च विंग, ये सिर्फ सीबीआई के माध्यम से काम करती है। अगला सवाल, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी न्याय पंचायतें हैं? है नहीं है, अभी तो जीरो है। थी 8,135, नहीं, हाँ 8,135 ही थी, अब नहीं है। अब क्या है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत, अभी वर्तमान में शायद 113 ऐसे अधिसूचित किए गए। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का है, अभी वर्तमान में 113। न्याय पंचायतें बिल्कुल नहीं है, 2017 से खत्म है। अगला सवाल है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार के तहत खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो धारा 10 में फूड सिक्योरिटी, यही कि जहाँ पे आप सिंचित
या ऐसी भूमि को, सिंचित भूमि या जिस पे मल्टीपल क्रॉप्स उगाई जा रही हो, उसको आप नहीं लेंगे, वो एक अंतिम विकल्प के तौर पे होगी। ठीक है। और अगर इस तरह की कोई ज़मीन जाती भी है सार्वजनिक उद्देश्य के किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो सरकार क्या करेगी, फिर उतनी ही बंजर भूमि को खेती योग्य बनाएगी। ठीक। तो इस तरह का जुड़ा मसला था। बाकी यहीं तक थी आपकी क्लास। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। और अगर कोई सुझाव है जिससे इस क्लास को बेहतर किया जा सकता है, तो प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।